वेलकम अगेन ऑल कैंडिडेट्स। अगर आप भी यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, जो कि 2022 वाला पेपर है, तो आपके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस पेपर को जरूर देख के जाएं और उसको जरूर तैयारी करें। क्योंकि अगर आप 2016 और 2021 का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो घूमकर पूछे गए हैं लेकिन रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और दूसरा आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर का माइंड कहाँ सेट हुआ हुआ है, तो आप अच्छे से एग्जाम को बीट कर सकते हैं। इसलिए आप इस पेपर की एनालिसिस देखें देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके 2016 में पूछे गए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। आपका कोई इसमें नुकसान नहीं है, बट यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये चैनल उन लोगों तक पहुंच बना सकता है जो पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं 2016 में किस तरह का पेपर आया था। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो 2016 में आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि इसमें जो टोटल जो ओएमआर सीट में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आपके कितने आते हैं। तो वो क्वेश्चंस आते हैं आपके 425। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस के वो कितने का पूछा गया था, देखिए ये है 2016 का। और 2019 में इंटरव्यू को कैंसिल किया गया था, तो ये तब का है जब इंटरव्यू होते थे। तो तब आपके 425 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो वही होगा आपका 100। आपके जो क्वेश्चंस होंगे 125 होंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होने वाला है। तो ये पूरे 500 मार्क्स के आपके यहाँ क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे आपको अब भी मिलने वाले हैं। तो इसमें अगर देखें एक बात और भी जो आपसे मुझे डिस्कस करनी थी, और देखिए यहाँ इस क्वेश्चन पेपर पे भी ये लिखी हुई है। तो देखो, अधिकार शुल्क खाता जो कि ग्रेजुएशन का टॉपिक है आपका, तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अप्रोक्स आपका 30% इसमें इको का पूछा गया है। 30% कवर कर रहा है इको, मतलब लमसम इसके आसपास कम, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो इको में भी है और बीएसटी में, दोनों में इंक्लूड हो जाते हैं। कंपनीज की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनकी धारा भी पूछी गई है इस क्वेश्चन पेपर में, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कौन सी धारा है कंपनीज एक्ट की, कौन बताता है इसके बारे में, यहाँ तक भी आपसे पूछा गया है। तो आप इनको अच्छे से करें। वैसे हम इनको अच्छे से आपको करा चुके हैं। आगे हम शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था वो था आपका निकट धन की निकटता इस पर आधारित होती है। नियरनेस ऑफ नियर मनी डिपेंड्स ऑन। तो जो मनी की नियरनेस होती है वो किस पर डिपेंड होती है, वो वैधता पर होती है, लाभदायकता पर होती है, मान्यता का पर होती है, तरलता पर होता है। आपने देखा होगा जो लिक्विडिटी होती है वो ये देखा जाता है लिक्विडिटी में कि लिक्विडिटी कितनी है, क्या जल्दी इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी को ये देखा जाता है कि इसकी लिक्विडिटी, जो निकट धन की निकटता किस पर आधारित होती है, वो होती है लिक्विडिटी पे। इसमें देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो बहुत जल्दी लिक्विड में, तो ऑलरेडी लिक्विड में कन्वर्ट है, क्योंकि लिक्विड बोला जाता है कैश को, कि आप कैश में इसको, जैसे आपका बैंक है तो बैंक को आप कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये ऑलरेडी ही क्या दिया हुआ है, ये तरलता दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर तरलता हो जाएगा। दूसरा पूछा गया आपसे, 3 खानों वाली रोकड़ बही में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टियां की जाती है। देखिए ये क्वेश्चंस आपका 2021 में भी रिपीट हुआ है, वहां भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये कहाँ पर होता है, देखिए 3 खाने वाली अगर रोकड़ बही की बात करें तो यहाँ पर जो रोकड़ बही होती है वो आपकी 2 साइड उसकी होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। मतलब एक रिसीट साइड होती है और एक पेमेंट साइड होती है। जो आपकी रिसीट साइड होती है वो आपकी डेबिट होती है और जो आपकी पेमेंट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर अब आप देखिए कि आपको 3 खाने वाली में रोकड़ प्राप्त में प्राप्त हुई नगद छूट, ठीक है, आपको रोकड़ प्राप्त हुई है और यहाँ पर नगद छूट भी है। कह रहे हैं अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इन द एंटर्ड इन 3 कॉलम कैश बुक। तो आप इसको, अगर आपको रिसीव्ड हुआ है तो आप ये देखिए कौन सी साइड में होना चाहिए एंट्री। अगर आपको कैश यहाँ रिसीव्ड हुआ है तो ये आपकी क्रेडिट साइड में एंट्री होनी चाहिए। अब जब आपकी क्रेडिट साइड में एंट्री होगी तो क्रेडिट साइड में ही आप क्या करेंगे, इस डिस्काउंट को भी क्या क्या करेंगे, आप इस डिस्काउंट को भी क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट पक्ष आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट था। नेक्स्ट है आपका केस, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? कहें साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विवरण जो होता है वो अनुपात में होता है, वितरण समान अनुपात में होता है, तो ये तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। आप देखेंगे 2021 और 2016 में काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। या आवश्यक साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल आप बना सकते हैं इसको साझेदार, अगर कोई आवश्यक है, माइनर है, लेकिन केवल प्रॉफिट के लिए बना सकते हैं। साझेदारों के मध्य जो संबंध होता है वो सल्लेख द्वारा उत्पन्न होता है। कह रहे हैं कि जो रिलेशन होता है बिटवीन पार्टनर्स के वो क्रिएट होता है डीड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है? डीड के अकॉर्डिंग होता है। आगे कह रहे हैं कि साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी, तो ऐसा नहीं है। साझेदारी का जो जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं होता है, तो ये गलत कह रहे हैं और गलत ही आपसे पूछा था। और बाकी ये जो डीड कह रहे हैं, डीड मतलब एग्रीमेंट। अब वो डीड जो है आपकी पार्टनरशिप डीड आपकी रिटर्न मतलब एग्रीमेंट आपका, यहाँ इन्होंने क्या क्या कहना था, यहाँ कहना था इन्होंने संबंध सल्लेख। सल्लेख यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एग्रीमेंट से होता है, तो इन्हें बोलना चाहिए था समझौता, तो ये कहीं जाकर सही होता। बट फाइनली जो है वो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि देखिए साझेदारी का जो पंजीकरण होता है वो अनिवार्य नहीं होता है, कंपल्सरी नहीं होता है, वो ऐच्छिक होता है, वॉलेंट्री होता है। अगर आप चाहें तो करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, निम्नलिखित में से एक पूर्ण बाजार संरचना की विशेषता है, तो जो वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की बात हो रही है। क्या एंट्री बैरियर होती है, यहाँ पर प्राइवेसी बाधाएं होती हैं कि इसमें कोई भी नहीं आ सकता, मतलब वही आ सकता है जो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, या आत्मनिर्भरता होती है इसमें, या फिर बिक्री लागतों की अनुपस्थिति होती है, या गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा होती है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बिक्री लागतों की यहाँ अनुपस्थिति होती है। पूर्ण बाजार की संरचना की विशेषता क्या है? कि यहाँ एब्सेंस होती है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट को यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता कि आपके सेल करने में कितना खर्चा आ रहा है। आगे बात करें, मैक ग्रेगर ने प्रतिपादित किया था। तो अगर मैक ग्रेगर की बात करें तो देखिए, तो यहाँ पर मैक ग्रेगर ने प्रतिपादित किया था। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसी ग्रेगर हैज प्रोपेंडेड एक्स थ्योरी दी थी, या वाई थ्योरी दी थी, या दोनों थ्योरी दी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मैक ग्रेगर ने दोनों ही थ्योरी यहाँ पर दी थी। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थोड़ा इसके बारे में जो पूछ लिया जाता है वो भी आप थोड़ा सा याद कर लें इसमें। वो क्या है कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? ये थे अमेरिका के, ये भी आप अमरीकी मनोवैज्ञानिक थे, अमरीकी मनोवैज्ञानिक, अमरीकी मनोवैज्ञानिक थे ये। ठीक है, मनोवैज्ञानिक लिख लेना। और दूसरा क्या है यहाँ पर इसका, कि इनका वैज्ञानिक थे और मनोवैज्ञानिक थे, और सबसे बड़ी बात यह कि एक इनकी बुक जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, आप उसको भी लिख लें। तो उस बुक का नाम क्या था? उसका नाम था द ह्यूमन द ह्यूमन द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। ह्यूमन साइड एंटरप्राइज, तो एक ये बुक लिख लीजिए। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्स है, जो इनका एक्स सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो देखिए एक्स सिद्धांत क्या कहता है, तो एक्स सिद्धांत आपसे कहता है कि ये जो है यह एक नकारात्मक और सत्तावादी दृष्टिकोण, किसको बताता है? ये नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक और सत्तावादी दृष्टिकोण को दिखाता है। सत्तावादी दृष्टिकोण को दिखाता है, सत्तावादी दृष्टिकोण को दिखाता है। ये क्या है? ये सत्तावाद दृष्टिकोण है। ये क्या है? दृष्टिकोण है कैसा? नकारात्मक और सत्तावादी। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजर होते हैं ना, उन मैनेजर की धारणा क्या होती है, वो क्या समझते हैं? वो ये सोचते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं वो एक तो आलसी होते हैं, और दूसरा काम से जी चुराते हैं। अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उससे बचते हैं। और साथ में और वो क्या सोचता है, और ये भी सोचता है कि अगर उनको नियंत्रण करा जाए, दंडित किया जाए, उन पर दबाव डाला जाए, उन्हें डराया जाए, तो वो फिर इन चीज से वो अच्छा काम करते हैं। तो कर्मचारियों को डराकर, धमकाकर,
दंड देकर यहाँ काम करने की प्रवृत्ति होती है किसकी? मैनेजर की। वहीं जस्ट इसका अपोजिट क्या है? वो है आपकी वाई थ्योरी। वाई थ्योरी में क्या होता है? इसे आधुनिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण। इसे क्या बोला जाता है? आधुनिक दृष्टिकोण। तो इसको भी लिख लें आप, आधुनिक ये दृष्टिकोण है। अब ये दृष्टिकोण क्या बताता है आधुनिक दृष्टिकोण? तो ये बताता है आपका कि जो कर्मचारी होते हैं, उनका काम उतना ही स्वाभाविक है जितना कि आराम या खेल। कर्मचारी हमेशा याद रखें कि वो स्वयं प्रेरित होते हैं। अगर उन्हें अवसर दिया जाए भाई साहब, तो वो खुशी-खुशी काम को लेते हैं, अगर सोच अच्छी है। और दूसरा, यदि कर्मचारियों पर विश्वास भी किया जाए, अगर कर्मचारियों पर विश्वास भी किया जाए, तो उनकी जो कल्पना शक्ति है, वो उससे रचनात्मकता से वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो प्यार से उनसे काम कराया जाए, ये कौन कहता है? वाई सिद्धांत कहता है। डरा-धमका काम कराया जाए, ये कौन कहता है? वाई सिद्धांत कहता है। कर्मचारी आलसी हैं, एक्स कहता है। कर्मचारी बहुत ही मेहनती होते हैं, वाई सिद्धांत कहता है। ठीक है? तो दोनों क्या हैं? एक-दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही किसने दिए हैं? ये मैकग्रेगर ने दिए हैं। एक यहाँ पर वो आता है जेड। जेड किसने दिया है? जेड दिया है आउची ने। तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिक इन नेचर। जो पुस्तक पालन का कार्य होता है वो विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, या व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तक पालन कला व विज्ञान है। ये तो बात सही है, क्योंकि पुस्तक पालन क्या करता है? व्यापारिक लेन-देन को लिखता है। लेन-देन निश्चित पुस्तक के समूह में भी लिखित किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये भी बात सही है। पुस्तक पालन लेखापालक पुस्तक पालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है, ये भी बात ठीक है बुक कीपिंग के बारे में। लेकिन यह जो कह रहे हैं ना विश्लेषणात्मक, ये नहीं होता, ये तो फिर आपका अकाउंटिंग का काम हो जाता है। ठीक है? ये तो बस लेजर तक समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है आपका? ये ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर फर्नीचर की मांग है, तो उस फर्नीचर की मांग को आप क्या कहेंगे? फर्नीचर के लिए मांग उपभोक्ता मांग होगी, स्थायी मांग होगी, या उत्पादन की मांग होगी। देखिए, जो फर्नीचर की डिमांड है वो उपभोक्ता को भी होती है, कंज्यूमर को, जैसे आप और मैं हैं, घर के लिए भी चाहिए। और दूसरा ये भी है कि इसकी स्थायी मांग मतलब ड्यूरेबल डिमांड भी होती है इसकी। ड्यूरेबल डिमांड कैसी होती है? जो कुछ लंबे समय तक चलता है, तो ये वो भी है कि लंबे समय तक चलता है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ए और बी होगा। आगे कह रहे हैं, after reissue of the forfeited share, balance of share forfeited account is transferred to। अगर आप रीइश्यू कर रहे हैं, तो अगर शेयर को आपने रीइश्यू कर दिया, तो वहां पर फॉरफिटेड अकाउंट में कुछ बैलेंस बच जाता है। तो आप उसको कहां पर पहुंचाते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं उस बचे हुए को? क्या जनरल रिजर्व अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, कैपिटल रिजर्व में? तो आप उसको कहां पर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। और एंट्री क्या पास करते हैं? आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को तो करते हैं डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को तो करते हैं आप डेबिट, और टू में क्या कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कह रहे हैं यहाँ तलपट के बारे में बात हुई है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या बताना कौन सा कथन सही नहीं है? तलपट का जो उद्देश्य होता है वो पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना होता है। देखो भाई, शुद्धता की तो जांच करता है, लेकिन किस तरह की शुद्धता ये नहीं बताया। तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है, तो यहाँ शुद्धता की तो बात करता है, ठीक है। यहाँ अंतिम, लेकिन किस तरह की शुद्धता वो नहीं बताई है। तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है, बिल्कुल। ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से ही हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये भी बात सही है। सैद्धांतिक अशुद्धियां तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती, बात ये भी सही है। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होती हैं, एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक कंपनसेटिंग एरर, ये दोनों क्या है? ये दोनों, और फुल्ली ओमिशन, पूरी तरह से जो भूल जाते हैं, तो वो भी क्या है? इस ट्रायल बैलेंस के तालमेल मतलब इसके जो इफेक्ट है उसको प्रभावित नहीं करती हैं, ये भी बात सही है। क्षतिपूर्ति अशुद्धियां समकारी अशुद्धियां के नाम से जानी जाती हैं। कंपनसेटरी जो एरर्स हैं उनको हम इक्वलाइजिंग एरर भी कहते हैं, ये भी बात सही है। तो क्या है? पहली गलत है। अब पहली गलत क्यों? क्योंकि इसने कहा है शुद्धता, इसने ये नहीं बताया अंक गणितीय शुद्धता। और आपको पता है
अंक गणितीय शुद्धता का ही क्वेश्चन इन्होंने 2021 में भी पूछा था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आपके प्रीवियस पेपर हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आंसर आपका फर्स्ट सही है। कह रहे हैं श्रीमान एक्स टीसीएन के विपणन प्रबंधक हैं। वे हैं मिस्टर एक्स की बात कर रहा है, कौन है वो? मार्केटिंग मैनेजर है। कौन है वो? मार्केटिंग मैनेजर है किसमें? टीसीएस कोई कंपनी है। तो वो कौन से लेवल पर हैं? फर्स्ट लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर है, टॉप लेवल मैनेजर है। और अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर होता क्या है। और देखिए ये आपका यूपी पीजीटी, अभी जो यूपी पीजीटी हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, उसमें पूछा था कि जो फर्स्ट लेवल के प्रबंधक होते हैं उनका प्रबंध का काम कौन करता है। तो जो वो प्लानिंग करते हैं उनके काम को कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर करते हैं। अब ये मिडिल लेवल पर कौन से आते हैं? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, मतलब जैसे सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके फर्स्ट लेवल के मैनेजर होते हैं। लेकिन अलग-अलग जब इसमें डिपार्टमेंट बन जाते हैं, तो अलग-अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो ये जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, ये आपके सेकेंडरी लेवल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही तो है, मार्केटिंग मैनेजर भी तो डिपार्टमेंट का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा? मिडल लेवल मैनेजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा। तो देखिए वो डेबिट करेगा, कहाँ डेबिट करेगा? जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में, या परचेज अकाउंट में, या स्टेशनरी अकाउंट में, या इनमें से कोई नहीं। कौन है ये? ये है मैसर स्टेशनरी मार्ट। स्टेशनरी स्टेशनरी मार्ट। तो सीधी बात है, ये स्टेशनरी को खरीदता होगा, उनको बेचता होगा, तो वो स्टेशनरी को क्रय कर रहा है। तो उसके लिए क्या है? वो डेबिट कहाँ करेगा? उसके लिए क्या होगा ये? उसके लिए तो ये आपका क्रय होगा, परचेज होगा, गुड्स होगा। तो जब उसके लिए क्या है? ये गुड्स होगा। तो गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो क्या करते हैं? गुड्स परचेज, तो हम उसको क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? परचेज अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए गुड्स है, ये बेचता है। हाँ, अगर स्टेशनरी मार्ट को आप कहते हैं कि वो कंप्यूटर खरीद रहा है या मशीन खरीद रहा है, तो ये इसके लिए गुड्स नहीं है, वो फिक्स एसेट हो जाती। तो क्रय खाता यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, पुस्तक पालन जो होता है, द बुक कीपिंग जो होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लाभ-हानि ज्ञात करना इसका काम नहीं, ये तो अकाउंटिंग करेगी। अब व्यावसायिक लेन-देनों का सही और पूर्ण अभिलेखन करना, भई देखो अभिलेखन तो रिकॉर्डिंग तो करनी है, ये तो इसका काम है। संपत्ति एवं दायित्वों की सही स्थिति, ये तो बैलेंस शीट दिखाएगी और बैलेंस शीट अकाउंटिंग में बनी जाएगी। व्यावसायिक लेन-देनों की शुद्धता का परीक्षण, ये क्या करेगा? ट्रायल बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या सही होगा फिर? ऑप्शन सही होगा आपका व्यावसायिक लेन-देनों का सही और कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। सामान्यतः उत्पादनों से विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें, कह रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑर्डरनी इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड विच द सेल इज मेड, द कैश इज कलेक्ट, द ऑर्डर इज रिसीव्ड, या चेक इज रिसीव्ड। देखिए, आपको आपने अपना कुछ सामान बेचा, आपने बिक्री करी। अब उस बिक्री को आप क्या करेंगे? जो आपने बिक्री करी है, तो आप उसको बिक्री कब मानेंगे? जब आपने बिक्री करी है, या उस बिक्री का जब पैसा आपको मिला है? अब भाई पैसा तो कभी भी मिल सकता है। कौन कहता है ये हमारा? ये कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है? वो कहता है कि रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड किया जाए जब वो बिज़नेस में एंटर करता है। चाहे उसमें रोकड़ कभी भी आए जाए, वो नहीं देखना है। तो आपको क्या करना है? जब आपकी सेल हुई है तभी उसको रिकॉर्ड करना है। ये नहीं देखना कि पैसा कब आ रहा है, या ऑर्डर कब मिला था, या उसका चेक चेक मिलना तो वही पैसा ही हो गया। तो आप क्या करेंगे? जब सेल होती है तभी उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है? तभी उसको दिखाएँगे आप। निम्नलिखित में से एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? बात किसकी हो रही है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। निम्नलिखित में से सॉरी, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण है? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैंने क्वेश्चन दोबारा रीड कर दिया है, कोई नहीं। तो हैवी एडवर्टाइजमेंट करती हैं ये। तो कह रहे हैं एक प्रतिस्पर्धा का लक्षण है, कौन सी प्रतिस्पर्धा का? एकाधिकार का। अगर हैवी एडवर्टाइजमेंट, हाँ होता तो है। नॉन प्राइस कंपटीशन, तो ये हैवी जो आता है ना आपका, हैवी एडवर्टाइजमेंट, ये इसी के अंदर आ जाएगा ये तो। नॉन प्राइस कंपटीशन। इंटरडिपेंडेंट फर्म, इंटरडिपेंडेंट फर्म भी नहीं होती हैं।
प्राइस कंपटीशन यहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। मतलब ये जो फर्म होती हैं, ये फर्म एक से ही चीजों को बेचती हैं, जैसे कि आपकी साबुन, टूथपेस्ट, कपड़ा बनाने का ब्रांड, ये इस तरह की चीजों को बेचती हैं। एक से ही चीजें यहाँ पर होती हैं। अब ये क्या है, ये प्राइस का तो हम कंपटीशन करते नहीं है, ये प्राइस करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब ये जो ज्यादा जोर देते हैं, ये अपने एडवर्टीजमेंट पर ध्यान देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट, ये ज्यादा जोर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करते हैं। तो ये प्राइस वाले चीजों पर ध्यान नहीं जाते कि प्राइस में कंपटीशन किया जाए, ये चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट अच्छा किया जाए, जो दूसरों से हमारी चीज अच्छी और बेहतर दिखाई दे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट जब आप निकालते हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, मतलब दोनों ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो होता है वहाँ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है। क्योंकि आपने देखा होगा इस चैप्टर का नाम जब हमने पढ़ाया था, ये एक सेपरेट पूरा चैप्टर दिया है हमने आपको ये। तो वैसे ये फेवरेट क्वेश्चंस था, लेकिन इस बार इसमें से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए हैं इस चैप्टर से। किसमें, पीजीटी में। बाकी ये पीजीटी में भी जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जाता था। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो होता है, इसमें कॉस्ट की, वॉल्यूम की, प्रॉफिट की बात होती है। और ये कब यूज किया जाता है, इसके ये सम विच्छेद विश्लेषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। तो अब आपको देखना है तलपट को प्रभावित कौन सी नहीं करेगी। आप क्या बना रहे हैं, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। और ट्रायल बैलेंस की कितनी साइड है, यहाँ पर दो साइड है, एक डेबिट होती है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। तो कह रहे हैं पी से 1200 रुपए का प्राप्य विपत्र को प्रविष्टि देय विपत्र देने की पुस्तक में 2100 रुपए की गई। अब आप देखिए कि आ बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम पी, पी से मिला है, और 1200 रुपए का था। फॉन्ड एंटर इन द बिल पेबल बुक, डे बुक एज 2100, आपको 1200 का था, तो ये तो अफेक्ट डालेगी। आप खुद ही सोचिए, जहां जिस साइड में 1200 रुपए लिखे जाने थे, आपने उसमें उस साइड में 2100 रुपए लिख दिए, तो इसका तो असर पड़ेगा जरूर। ये साइड कम ज्यादा हो जाएंगी, ट्रायल बैलेंस की साइड कम ज्यादा हो जाएंगी, तो ये तो असर डाल रही है। ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी असर नहीं डालेगी, इफेक्ट कौन सी नहीं डालेगी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है, ये पूछ रहे हैं कौन से प्रभावित करेगी। तो एक बिल रिसीवेबल था, बी आर था, जो कि पी से रिसीव्ड हुआ 1200 का, वॉज फाउंड एंटर इनटू बिल्स पेबल। अब आना तो था यहाँ पर आपको, बिल से रिसीवेबल है, किसमें, बिल से रिसीवेबल जब आता है तो क्या करते हैं, आप डेबिट करते हैं, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट में अमाउंट चला गया, तो ये तो अफेक्ट कर रही है। दूसरा, 300 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम द estate of insolvent debtor was found credited his account which were already written off bad bad debt। तो क्या करें, एक दिवालिया ने संपत्ति से प्राप्त 300 रुपए उसके क्रेडिट कर दिए गए, जबकि गत वर्ष में ही इसे अपलेखित किया जा चुका था। अब आप एक बताइए, जब बैड डेब्ट रिकवर्ड होता है तो आप एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू विल बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड कहाँ होता है, क्रेडिट में, और आपने यहाँ क्या कर दिया, उसको 300 रुपए को क्रेडिट ही कर दिया, तो गलत क्या कर दिया। ठीक है, तो ये भी कोई असर नहीं डाल रही है। एक देनदार ने एक देनदार को 800 रुपए की देनदारी की सूची में शामिल करने की छूट दिया गया। अरे 800 रुपए ओन्ड बाय अ डेटर्स वोज ओमिटेड, भूल गए आप 800 रुपए की एंट्री करना, इंक्लूड इन द स्केड्यूल ऑफ डेटर्स। तो इसका असर नहीं डल रहा है, इसका इसका असर डलेगा, नहीं इसका भी असर नहीं डलेगा, क्योंकि जब उसे लिखना ही भूल गए। ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉल 700 रुपए, वोज पास थ्रो द सेल्स बुक। एक आपने ओल्ड मशीनरी सोल्ड कर दी, और जब सोल्ड करी है तो क्रेडिट साइड में जाना था, और आपने इसको क्रेडिट कहाँ कर दिया, सेल्स बुक में कर दिया, उसका भी क्रेडिट शेष आता है, तो इसका भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो इसका आयोग ने आंसर दिया था, वो आपको सी आंसर दिया था। तो इसका आंसर क्या था, उसने सी दिया था। कहा था कि इसका असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात सही है, ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बाकी सबका पड़ रहा था, बाकी सबका क्या था, असर पड़ रहा था। बट यहाँ पूछा क्या था, विच ऑफ द वन फॉलोइंग एरर इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन सी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। तो ये कहाँ कर रही है, इसे पूछना था कौन सी अफेक्ट नहीं करेगी।
आगे देखते हैं। यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष में क्रेडिट पक्ष अधिक हो तो यह इंगित क्या करता है? देखिए यहाँ पर क्या, बैंक खाते का आपका करें अकाउंट ग्रेटर देन डेबिट साइड। डेबिट साइड आपकी ज्यादा आ रही है बैंक अकाउंट की, और आपकी क्रेडिट साइड कम आ रही है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपने बैंक से ज्यादा डेबिट कर लिया है। बैंक से क्या कर लिया है? डेबिट आपने ज्यादा कर लिया है, और ज्यादा जब डेबिट डेबिट कर ले तो आप जमा से भी ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बैंक अधिक वर्ष यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्नीचर डीलर। अब फर्नीचर डीलर ने क्या बेचा है? कैश डेबिट किया है। डेबिटेड टू, कहाँ डेबिट करेंगे? सेल कर दिया फर्नीचर को। तो जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? आपने कैश बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये पूछ रहा डेबिट कहाँ करोगे, तो कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। वैल्यू ऑफ मनी रेफर टू, मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य क्या है? मुद्रा के माध्यम से खरीदी गई सरल मुद्रा, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से है, मुद्रा के लिए मांग से है, मुद्रा के अंतर्निहित मूल्य से है। तो जनरली क्या है? परचेजिंग पावर देखी जाती है इसमें। हाँ, मनी की वैल्यू का मतलब क्या है? कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, कितनी आप चीज उससे खरीद सकते हैं। अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इसको एडम स्मिथ को ही जनक या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वर्किंग मीन्स मतलब लघु कार्य का क्या आशय होता है? तो शॉर्ट वर्किंग कब होता है? देखिए रॉयल्टी से लिया हुआ है ये। और रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग जो होता है, शॉर्ट वर्किंग होता है जब आपका मिनिमम रेंट, जब आपका मिनिमम रेंट वो वो ज्यादा होता है, और रियल एक्चुअल रेंट क्या हो जाता है? उससे भी कम। मिनिमम रेंट ज्यादा हो जाता है, एक्चुअल रेंट कम हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ मिनिमम रेंट। यहाँ पर क्या है? मिनिमम रेंट का एक्सेस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए अधिक हो जाता, ए आपका करेक्ट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है? वैसे यहाँ देना चाहिए था, रेफरेंस भी देना चाहिए था। क्या इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस से पहले, ये भी इसको देना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा आपका डिक्रीजिंग, घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि देखिए कृषि कम होती जा रही है, और आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी में अगर हम देखते हैं कृषि कृषि की हिस्सेदारी देखते हैं, तो वो अब घटती जा रही है। जहां अगर हम भारत की आजादी की बात करें तो जितना पहले था, अब कितना रह गया? उससे भी बहुत कम रह गया है, अब पहले जितना नहीं है। पहले क्या कहा जाता था? कृषि में 45-50% आज भी रोजगारी प्रदान करती है। लेकिन अगर बात करें 1950-51 की, जो जीडीपी में उस टाइम पर जो था, वो 53 से, ये कहा जाता था कि 53 से 59% तक कृषि में हिस्सा था, जीडीपी में हिस्सा था कृषि का। लेकिन अब अगर बात करें तो अब कितना है? अब 15 से 20% ही रह गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये घट रहा है, ये आपको याद रखना है। ये मत सोचना कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो बढ़ रहा है, नहीं, अब ये घट रहा है। नेक्स्ट है आपका, विक्रय वही एक अभिलेख है। सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करता है? तो वो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करता है। और देखिए ये क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है जैसे 2021 में से उठाकर रख दिए हैं, तो ये क्वेश्चंस वहां भी थे। तो नगद का तो कैश में आता है, उधार बिक्री जो होती है वो सेल्स में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिलेवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल? अगर आप वाउचिंग कर रहे हैं कैश सेल की, तो डेली कैश सेल्स समरी देखेंगे आप, मंथली स्टेटमेंट सेंड टू द कस्टमर, तो कस्टमर को जो आप स्टेटमेंट भेजा उसको देखेंगे, या सेल्स स्टेटमेंट देखेंगे, सेल्समैन का स्टेटमेंट देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। तो सही आंसर होगा आपका मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, जो आपने कस्टमर को भेजा है आप उसको भेज देखेंगे। किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि क्या होती है? तो ये देखिए, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जा चुके हैं। वहीं से क्वेश्चन ये फिर दोबारा पूछ लिया। देखिए ऐसे भी है जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, बिजनेस की कैपेसिटी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए किए किए जाते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं। धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान विज्ञान घिरा होता है। यह कथन किसका है? तो ये मार्शल का है। तो आपको याद रखना है किसका है ये? मार्शल का ये कथन है। सॉरी, किसी बाजार संरचना में मांग पूर्णतः लोचदार होती है। तो कह रहे हैं इन विच स्ट्रक्चर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक किस में होती है? तो परफेक्टली इलास्टिक होती है आपकी परफेक्ट कंपटीशन में। किसमें होती है? परफेक्ट पूर्ण प्रतियोगिता में होती है।
बुरी मुद्रा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ये किसने कहा था? ये थॉमस ग्रेसम ने कहा था। इन्होंने बताया था कि किस तरह से। और देखिए ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी था। तो ये किस में आ जाएगा? आपका ग्रेसम का नियम था। नेक्स्ट है आपका, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? एक से, तो एक से क्या मार्जिनल होती है। जैसे आपने 20 वस्तुओं को उपभोग किया है तो यहाँ पर आपको 35 यूटिलिटी मिली है। अगर एक वस्तु और अब की बार अगर आप 21 वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कितनी हो जाती है? 39। इसका मतलब कितनी यूटिलिटी इंक्रीज होगी? 4, एक वस्तु के बढ़ाने से। तो इसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी को मार्शल ने, अगर मार्शल की बात करें तो ऑर्डिनल नंबर में दिया है, कार्डिनल नंबर में। ये भी आप याद रखें, कार्डिनल नंबर में मेजर किया है। उन्होंने बताया कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स। लेकिन हिक्स ने वही क्या कहा है? हिक्स ने कहा है नहीं, आप कार्डिनल नहीं, आप ऑर्डिनल इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब इसको केवल रैंक दे सकते हैं। जैसे लो, हाई, मतलब कम, ज्यादा, इस तरह से यूटिलिटी को बता सकते हैं। आगे, वाउचिंग इज द कंसर्न विद। तो वाउचिंग किससे कंसर्न करता है? वेरिफिकेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, या वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या अकाउंटेंट एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड एंटर इन द पोस्टिंग इन द बुक, या सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। वाउचिंग में ये सभी आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ द कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा डेटा की बात हो रही है। देखिए, प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? डायरेक्ट आप उससे जानकारी ले रहे हैं उसके बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेटा का ये कलेक्टिंग मेथड हो जाएगा। इनडायरेक्ट इंटरव्यू करा रहे हैं आप, इनडायरेक्ट इंटरव्यू करा रहे हैं लेकिन वो अपनी जानकारी आपको तो सही भेजेगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी पर्सनल डेटा को कलेक्ट करने का मेथड हो जाएगा। नेशनल पब्लिकेशन है, जो राष्ट्रीय प्रकाशन है। पहले बात करते हैं क्वेश्चनरीज की। तो आप यदि किसी के पास क्वेश्चनरी भेजते हैं बनाकर, तो वो भी आपको अपने बारे में आंसर देगा, सही आंसर देगा। तो वो भी क्या है? वो पहली बार दे रहा है, वो भी प्राइमरी है। लेकिन जो नेशनल पब्लिकेशन है, यहाँ राष्ट्रीय प्रकाशन से आप डेटा उठा रहे हैं, तो वो प्राइमरी ना होकर वो सेकेंडरी होगा। तो यह आंसर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर कौन सी नहीं है? तो निम्नलिखित में लीप की त्रुटि कह रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो इसमें से आप लीप के आगे देखें तो देखिए, वो भूल सकता है, ओमिशन हो सकता है, कमीशन हो सकता है, कंपनसेटिंग एरर कर सकता है, लेकिन सैद्धांतिक जो है वो नहीं कर सकता। सैद्धांतिक जो त्रुटि है ये तो वो एक बड़े लेवल पर होती है, जैसे अकाउंटेंट से भी ये हो जाती है। ये लीप की त्रुटि नहीं होती है। ये क्या होता है? जब आप कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू नेचर का मानकर ट्रांजैक्शन कर देते हैं, या रेवेन्यू को कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मानकर कर देते हैं एंट्री, तो वो आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, सैद्धांतिक अशुद्धि होती है। पार्ट ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। देखिए, कंपनी क्या करती है? कुछ शेयर का कुछ पार्ट बचा के रखती है, जिसको केवल वाइंडिंग अप पर ही मांग सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। कैसी कैपिटल है? ये रिजर्व है कैपिटल, कैपिटल को रिजर्व करके रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगी? रिजर्व कैपिटल कहलाती है। लेटिन वर्ड ओडियर मीन्स क्या होता है? तो ये ऑडियर का मतलब, लेटिन शब्द जो ऑडियर है उसका मतलब होता है सुनने के लिए। ये ओडियर किस में यूज हुआ है? यहाँ ऑडिट शब्द, यहाँ लेटिन भाषा के ऑडिट शब्द क्या था? ओडियर, सुनने वाला। तो इसमें क्या होता था? जो हिसाब होता था, बहिया होती थी, वो सुनाई जाती थी खड़े होकर कि कितना खर्चा हुआ है, कितना पैसा आया है। तो ऑडिटिंग की ये शुरुआत मानी जाती है यहीं से ही। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ द ओरिजिनल डेटा एंट्री। देखिए, वो आपको ये तो है नहीं कि एंट्री करके देगा, ठीक है। वो वेरिफिकेशन कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, डिडक्शन एरर कर सकता है, एरर को ढूंढ सकता है, और डिडक्शन ऑफ फ्रॉड का पता लगा सकता है। लेकिन वो ये नहीं कि आपको अकाउंट भी बना कर देगा, एंट्री वो नहीं करता है, वो तो केवल चेकिंग करता है। इन द कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपको रिपीट हुआ है। तो इंटरनल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको नियुक्त कर लेते हैं। इंटरनल
ऑडिटर को। अधिकार शुल्क खाते, और देखिए पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था जनरली। जनरली जो आपका ऑडिटर होता है वो किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, तो जनरली भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर आपका शेयर होल्डर होते हैं। अधिकार शुल्क खाते के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल हो जाती है तो एक अनुपातिक रूप में क्या हो जाता है, मिनिमम रेट रिड्यूस बाय, तो जो न्यूनतम किराया होता है उसको भी अनुपातिक रूप में क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, जब सहायक बहिया रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टियां की जाती हैं। तो जब सहायक बहिया रखी जा रही हैं तो आपको पता है कैश बुक में तो कैश, सेल्स बुक में तो आप उधार सेल की एंट्री करेंगे, कैश बुक में नगद जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो जर्नल जो प्रॉपर होता है, अगर आप सेल कर रहे हैं, अगर आप ग्राहक को आप छूट की प्रविष्टि कैसे करेंगे, तो आपने माना सेल किया है तो सेल में तो आप एंट्री कर नहीं सकते, तो छूट के लिए आप जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, छूट के लिए क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं। अंकेक्षण द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना क्या कहलाती है, जो वो स्कीम ऑफ द वर्क टू बी डन बाय द, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोग्राम कहलाता है। ऑडिटर क्या बनाता है, अपना प्रोग्राम बनाता है कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है। द मिडल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड एरे नंबर इज, कह रहे नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य बहुलक होता है, माध्य होता है, माध्यिका होता है, चतुर्थक होता है। तो कह रहे जब सीरीज आपकी कैसे रखी हुई है, बिल्कुल ऑर्डरनी एरे में रखी हुई है, तो कह रहे हैं कि बीच का जो पद होता है इसको क्या बोलते हैं, जो बीचों बीच पद आएगा तो उसको मीडियन कहते हैं। सरप्लस और डेफिसिट रिलेटेड बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो कह रहे हैं आय व्यय खाते के द्वारा जो प्रकट होने वाला आधिक्य या कमी को अंतरित किया जाता है प्राप्ति में भुगतान खाते में, या लाभ एवं हानि खाते में, या पूंजी खाते में, या पूंजी निधि में। तो ये जो पूंजी आपकी कैपिटल फंड होता है, यहाँ फंड अकाउंटिंग होती है किसमें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। कौन सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस का काम करता है। और जब यहाँ पर प्रॉफिट की जगह क्या आएगा, यहाँ सरप्लस या डेफिसिट आएगी, प्रॉफिट होगा तो हम उसको सरप्लस कहते हैं, और लॉस होगा तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। तो ये जो है इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जो कैपिटल फंड होता है, कैपिटल का कितना फंड है उसमें। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डेफिनेशन इज गिवन। प्रबंधन हर जगह अधिशायी नेतृत्व का कार्य है, यह परिभाषा किसने दी है, तो ये डेविस ने परिभाषा दी है, आर डेविस ने। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती, आप देख रहे हैं तलपट से ट्रायल बैलेंस से आपके दोबारा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है, तो कह रहे कास्टिंग एंड पोस्टिंग एरर, आपने टोटल गलत कर दिया है या आगे ट्रांसफर आपने गलत किया है, भाई इससे तो प्रभाव पड़ेगा ही। अगर आप ट्रांसफर कम कर रहे हैं डेबिट साइड में तो डेबिट साइड कम पड़ जाएगी, क्रेडिट साइड को आप कम ट्रांसफर करें तो क्रेडिट साइड कम पड़ जाएगी, तो ये तो इफेक्ट डालेगी। वो पूछ रहा कौन सी नहीं इफेक्ट डालती। अमाउंट ओमिटेड फॉर द ट्रायल बैलेंस, आप अमाउंट लिखना ही भूल गए। तो देखो आपने ये तो नहीं किया भाई, ना तो ऐसा तो नहीं किया कि आपने डेबिट में ज्यादा लिख दिया हो या क्रेडिट में ज्यादा, ऐसा तो है नहीं, आपने लिखा ही नहीं है तो ये भी असर नहीं डालेगी। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट इज अ एक्सपेंस, आपने क्या कर दिया, एसेट को, एसेट को, हाँ अमाउंट ओमिटेड फॉर द ट्रायल बैलेंस, तो आपका डेबिट में अमाउंट लिखा जाना था, आप इसको लिखना भूल गए, तो इससे क्या होगा, डेबिट कम हो जाएगा, तो ये भी असर डालेगी। ठीक है। दूसरा यहाँ क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ द एसेट टू एक्सपेंसेस, आपने एसेट को एक्सपेंस मान के और रिकॉर्डिंग कर दी, तो देखिए आपका एसेट हो या एक्सपेंस हो, लिखा तो जाएगा डेबिट साइड में ही, तो डेबिट साइड में तो फिर भी लिखा जा रहा है, हमें तो बस ये देखना होता कि डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में डिफरेंस किस चीज से आ रहा है। कह रहे हैं ओमिशन ऑफ द एंट्री इनटू लेजर, लेजर में ओमिशन करना भूल गए तो ये भी असर डालेगी। इससे भी क्या होगा कि हो सकता है आप जिस अकाउंट को ट्रांसफर करने वाले थे वो अकाउंट आगे जाके कम पड़ जाए, उसमें जो पैसा आप ट्रांसफर कर रहे थे, तो यहाँ पर सब असर डालेंगे, लेकिन आपने जो एसेट को एक्सपेंस माना है ये असर नहीं डालेगी, है तो डेबिट साइड ही। ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन, तो जो अंकेक्षण अपना सब कुछ अंकेक्षण वर्क निपटाने के बाद अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ट्रूथनेस, हाँ ऑन, अच्छा किस पर देता है, ट्रूथनेस ऑफ द अकाउंट्स, के अकाउंट्स की सत्यता क्या है,
फेयरनेस ऑफ अकाउंट, इसकी फेयरनेस क्या है? वैलिडिटी ऑफ अकाउंट, एक अकाउंट की वैलिडिटी के बारे में देता है, तो सभी के बारे में अपनी रिपोर्ट बना कर देता है। विच मीडिया इज यूजुअल फॉर द लिटरेट कंज्यूमर्स, निरक्षर उपभोक्ता के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? तो कह रहे हैं जो कौन सा है, यहाँ पर है विच मीडिया इज यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर, हमारे जो अनपढ़ कंज्यूमर हैं उनके लिए, साक्षर नहीं निरक्षर जो हैं, तो उनके लिए कौन सा होगा? प्रिंट मीडिया होगा या ब्रॉडकास्ट मीडिया होगा, प्रशासन या पोस्टर होर्डिंग्स होंगे या परांकागम पारगमन साधन ट्रांजिट मीन्स होंगे। तो देखिए उनके लिए ब्रॉडकास्टिंग अगर प्रोग्राम चलाएंगे कुछ तो वो उसे देखकर प्रभावित जरूर होंगे, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्टिंग कीजिए आप। प्रश्नावली में सीधे विकल्प प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए? कह रहे हैं कि कितने होने चाहिए, मतलब प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए? तो आपको उत्तर एक देना चाहिए, दो, तो आपको केवल दो उत्तर देने चाहिए, हाँ या नहीं, ताकि वो आसानी से उत्तर दे सके। तो आपका टू आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्पादक सेवाओं के अंतर्गत आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच में संबंध कहलाता है द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस एंड रेट ऑफ द आउटपुट, इन दोनों को आप क्या कहेंगे? तो ये जो रिलेशन होता है कि आप कितने इनपुट लगा रहे हैं, कितना माल बनकर आ रहा है, तो वो क्या होता है? वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उत्पादन फलन की ये बात कर रहा है। दोबारा सुन ली जाए। देखिए उत्पादक सेवाओं के अंतर्गत जो आगतों की दर है कि कितनी रेट में क्या चीज लगाई है, और फिर निर्गमित की दर के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? उत्पादन फलन होता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं आपके सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता जो भी होते हैं वो इस पर साइन करते हैं, ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मांग का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, क्या कहता है कि देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ इसी के जैसा क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करे, यह किसने कहा है? तो ये आपका कहा है काउथर ने, वार्कर ने। तो ये मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करती है वो वाकर ने कहा है। मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वही खाता, पर्पज ऑफ लेजर, लेजर का क्या पर्पज होता है? क्लासिफाई करना ट्रांजैक्शन, बिल्कुल। ग्रुपिंग करना, बिल्कुल ग्रुप बना देता है। फाइंड बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, हर अकाउंट का बैलेंस भी आता है, इसका मतलब ये सही आंसर ऑल ऑफ अबव होगा। लाभानी खाते के प्रतिकूल शेष के को द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, मतलब लॉस की बात कर रहे हैं, अकाउंट शुड बी, तो इसको आप ऐड कर देंगे लाइबिलिटी में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एसेट से, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल से, या कुछ नहीं तो कैपिटल से इसे कम कर देते हैं और प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज प्रोपेंग्ड बाय, तो ये किसने दिया था? घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किसने किया था? तो ये किया था आपके एच एच गोसेन द्वारा। तो ये गोसेन का नियम था। सीमांत उपयोगिता का नियम किसने दिया है? गोसेन ने ही दिया है। ठीक है, ये गोसेन का नियम था मार्जिनल का। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छा एक नियम और बात करें। रिकार्ड लगान का किसने सिद्धांत दिया था? रिकार्डो ने। फर्म के विघटन पर अशुद्ध ऋण संचय खाते को से संतुलित किया जाएगा। आप क्या है, फर्म पार्टनरशिप फर्म को क्या करें? डिसॉल्व कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट इज ट्रांसफर, तो जनरल रिजर्व अकाउंट में नहीं, डेटर्स अकाउंट में नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट में बिल्कुल। रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्या कैसे करेंगे आप? प्रोविजन को ऐसे करते हैं कि जब आप बैलेंस शीट को खाली करते हैं, मतलब बैलेंस शीट में जो आपकी लाइबिलिटी होती है उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, और जो आपकी एसेट होती हैं उनको आप कहाँ लिखते हैं? उनको आप डेबिट साइड में लिखते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो यहीं पर आप क्या करेंगे, जब आपका बैड डेब्ट और आपका डेटर दिए जाते हैं और वहीं पर नीचे बैलेंस शीट में दिया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन को तो कहाँ क्रेडिट में कर देते हैं ट्रांसफर, और डेटर्स को डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का क्या है? त्रुटि का पता लगाता तो है, खातों का सत्यापन, धोखाधड़ी के लिए सजा, धोखाधड़ी की रोकथाम। देखिए, रोकथाम तो करेगा लेकिन सजा देने वाला कोई ये जज नहीं है। खातों का सत्यापन कराएगा, त्रुटि भी बताएगा कहाँ है, लेकिन धोखाधड़ी के लिए सजा ये नहीं दे सकता। ठीक है, ये सजा नहीं दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कह रहे व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। कह रहे जब कह रहे टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कह रहे व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू कर देती है। मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, नहीं। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर द नॉट इंटररिलेटेड, ये भी गलत है, इंटररिलेटेड नहीं है। पूछा क्या है इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ट्रू कौन सा है? तो पहला ही यहाँ पर ट्रू होगा। व्हेन टोटल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। और जब ये बिल्कुल पीक पर मैक्सिमम हो जाती है तो ये क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो आंसर आपका पहला ही सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का आधुनिक, चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य नहीं है? Which among of the following is not a function of modern office? Receiving information, या तो कौन सा है फंक्शन, ये पूछ रहे हैं। गिविंग इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क भी करता है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, इसमें ये सभी क्या है? कार्यालय के फंक्शन है। एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्य क्या है? कैसे बढ़ा सकते हैं बिक्री को आप? बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ एन आर्टिकल, आप प्रदर्शनी कर सकते हैं, एग्जीबिशन कर सकते हैं, या फेयर, मेला लगा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एग्जीबिशन तो आप एक बिल्डिंग में ही करेंगे, कुछ ही आएंगे यहाँ पर। फेयर, मेला लगाएंगे तो ये भी स्थानीय हो गए कि स्थान के आएंगे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपका आज कैसे हो सकता? आज आपका ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है। तो इससे आप आसानी से अपना इंक्रीज कर सकते हैं सेल को। द concept of management by the objective was propagated by, उद्देश्य द्वारा प्रबंध, MOB भी कहते हैं इसको, मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO भी इसको कहते हैं। हेराल्ड कुंज ने दिया, राल्फ डेविस ने दिया, LL गेंट द्वारा दिया गया, PF ड्रेकर ने दिया। तो ये दिया था PF ड्रेकर ने। इसको अच्छे से याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक अंकेक्षण मुख्य निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। नकदी का दुरुपयोग हुआ है, सामग्री का दुरुपयोग हुआ है, लेखांकन में धोखाधड़ी हुई है, सभी, इन सभी बातों का वो पता लगाने का क्या करता है? प्रयास करता है, कोशिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? सामाजिक बुराई नहीं है। ट्रेड साइकिल, फ्रॉड, देखिए कपट हो जाता है, कर लेते हैं, ये तो बुराई होगी। हत्या कर देते हैं मुद्रा के लिए, ये भी बुराई है। भ्रष्टाचार होता है इससे, ये भी बुराई है। लेकिन व्यापार चक्र कोई बुराई में नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण की एक माप नहीं है? अपकिरण की माप कर रहा है। ऐसा लगता है कि कम से कम बहुत ज्यादा पोर्शन इसने 2021 में इसी पेपर से उठाया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जो इसके प्रीवियस पेपर है ना टीजीटी के, इसमें क्या होता है? क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा घूमते हैं। सारा खेल किसका है? मेरिट का खेल होता है यहाँ। क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मेरिट हो जाती है, और मेरिट भी काफी हाई जाती है। Which of the following is not the measure of dispersion? Skewness, standard deviation, mean deviation, या रेंज? तो कह रहे उन्हीं में कौन सा अपकरण की एक माप नहीं है? स्टैंडर्ड डाइवेशन, मीन डाइवेशन, रेंज या स्क्यूनेस? तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें विषमता, मानक विचलन हो, माध्य विचलन हो, या विस्तार हो, इन तीनों की अगर बात करी जाए तो ये तीनों क्या करते हैं? ये देखते हैं एक केंद्रीय बिंदु के आसपास डेटा का फैलाव या परिवर्तनशीलता की गणना करते हैं। क्या? फैलाव की गणना करते हैं, फैलाव की। लेकिन जो विषमता है, विषमता क्या करती है? ये डेटा के फैलाव को मापने की बजाय क्या करेगी? ये
ये इसकी विषमता या आकार को मापती है। तो विषमता यहाँ पर एक कह रहे हैं ना निम्नलिखित में कौन सा अपकरण की माप नहीं है, तो ये अपकरण की माप ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अंतिम रणदाता किसको कहा जाता है? तो लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब आपके कमर्शियल बैंक बंद हो जाते हैं तो उसके जो ग्राहक का पैसा है उसको कौन लौटाएगा? यही लौटाएगा। इसी को बोलते हैं अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है, तो इसको नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको नीति आयोग कर दिया गया है भारत के आपके भारतीय के योजना आयोग को। आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है, ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ द प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से तैयार करते हैं आप? जर्नल से? बिल्कुल नहीं। लेजर बनाने के बाद कैश बुक या बैलेंस शीट तो बाद में बनती है जर्नल के, सॉरी ट्रायल बैलेंस के। तो यहाँ पर जो लेजर होता है, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। Selection of best alternative is an important step in planning का स्टेप है ये। सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव या डिसीजन मेकिंग का है या फोरकास्टिंग का है या इम्प्लीमेंटेशन का है? नियोजन, निर्णयन, पूर्वानुमान या क्रियान्वयन? तो ये होता है आपका निर्णयन का। सिलेक्शन बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो ये आपका डिसीजन मेकिंग में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्थोन परीक्षण इनके द्वारा तय किया गया था। जो हार्थोन एक्सपेरिमेंट था, देखिए बहुत ही खतरनाक यहाँ पर जो हार्थोन एक्सपेरिमेंट था, इसमें जॉर्ज एल्टन मेयो, और देखिए यहाँ मेयो और मेयो, ये मेयो सभी में मेयो आ रहा है। तो आपको याद रखना एल्टन मेयो की बात आपको याद रखनी है, एल्टन मेयो थे ये। ठीक है, इन्होंने हार्थन प्रयोग किया था, इतिहास की बहुत बड़ा घटना है, ये मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जॉर्ज एल्टन मियो। अब इनका क्या एक्सपेरिमेंट था? इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि कार्य के जो प्रकाश था जिसमें वो कार्य करते थे, वो कौन अपने इनके जो एम्प्लॉय थे, तो उन एम्प्लॉय को इन्होंने क्या किया, रोशनी और कार्य के घंटे में बदलाव करके देखा कि क्या इससे उत्पादन पर भी कुछ असर पड़ेगा। उन्होंने देखा इसका भी उत्पादन पर असर पड़ता है। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करके देखी कि किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर। लेकिन फाइनली उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये नहीं कि मजदूरी, रोशनी और ब्रेक का ही प्रभाव पड़ेगा। फाइनली उनका ये था कि जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक है, कर्मचारियों के प्रदर्शन पर उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छे अपने कर्मचारी से मानवीय संबंध रख रहे हैं, सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चल रहे हैं, तो काम कहीं अच्छा होता है। तो उन्होंने ये बताया कि आपको क्या करना चाहिए, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक का भी ध्यान रखना चाहिए। किसने किया था हार्टोन परीक्षण? दोबारा याद रखना, जॉर्ज जॉर्ज एल्टन मेयो। प्रमाण के अंतर्गत जांच की जाती है। वाउचिंग चेकिंग इज डन। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट या ये सभी? तो यहाँ पर जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं उनकी चेकिंग की जाती है। ठीक है, किसकी? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की चेकिंग की जाती है कि क्या उसके वाउचर हैं जो आपने एंट्री कर रखी हैं, उसको देखा जाता है। बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट्स को यहाँ नहीं देखा जाता। फुल फॉर्म CIF, और देखिए इसी की जैसी फॉर्म उसमें भी पूछी गई थी। तो ये क्या होता है? ये होता है C फॉर कोस्ट, I फॉर इंश्योरेंस, F फॉर फ्रेट पूछा गया था। और वहां पर 2021 में पूछा क्या गया था, उसमें पूछा गया था फ्रैंको इनवॉइस का यूज कहाँ पर होता है। तो वो कहाँ होता है कि जब आप ग्राहक के घर तक माल पहुंचाते हैं वहां पर यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। समन्वय में शामिल क्या होता है? यूनिटी की पर्पज, फोरकास्टिंग होता है, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ होता है, तो उसमें होता है यूनिटी ऑफ पर्पज। उद्देश्य की एकता आती है समन्वय से। एवरी कंपनी हैज टू फाइल विद रजिस्ट्रार कॉपी ऑफ, किसकी कॉपी करनी होती है जब हम वहाँ? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, प्रोस्पेक्टस की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, पार्षद सीमा नियम जो होता है, उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होती है। अद्वितीय खाता। अच्छा एक बात और, इसमें आप ये जरूर कर लें कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की 1 to 6 क्लॉज हैं, उनमें चेंज किस किस तरह से हो सकता है और किस में चेंज नहीं हो सकता, ये सभी क्लॉज आप अच्छे से देख लें।
अदत्त व्यय खाता है, तो अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो आपने नहीं दिया है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी अकाउंट है। और ये बन जाता है आपका, अगर हम बात करें किसकी, पर्सनल और रियल नॉमिनल अकाउंट की। तो पर्सनल जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें आ जाता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस को। तो प्रीपेड पर्सनल अकाउंट इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय कृषि के संबंध में देखिए, दोबारा क्वेश्चन आया भारतीय कृषि का। भारतीय कृषि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है। तो बात कह रहे हैं सही तो है, ये उत्पादकता तो कम ही है। जोतों का आकार बड़ा है, आकार तो बड़ा है, आकार भी इतना बड़ा नहीं है कि सभी के पास बड़ी बड़ी जमीनें हों। समस्त कृषि उपज का संग्रहण सरकार करती है, ऐसा भी नहीं है कि सरकार ही कर रही है। इसका मतलब आंसर पहला ही आपका यहाँ करेक्ट होगा। विज्ञापन के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड। एडवर्टाइजिंग आप क्यों नहीं करते हैं? ग्राहकों को सूचना देना चाहते हैं, बिल्कुल। दृष्टिकोण में उनका जो दृष्टिकोण है परिवर्तन करना चाहते हैं, बिल्कुल। मनोरंजन करना चाहते हैं, भाई उनका मनोरंजन नहीं, जागरूकता डेवलपमेंट करना हो सकता है। मनोरंजन करने के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। जर्नल एक पुस्तक है, तो ये प्राइमरी होती है जर्नल। ओरिजिनल एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री होती है, या डेट वाइज इसमें लिखा जाता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल कहलाएगा, क्वांटिटेटिव कहलाएगा, क्योंकि देखिए बात किसकी हो रही है यहाँ, आय, उत्पादन और भार, इसको या कंटिन्यूअस कहलाएगा या आपका क्वालिटेटिव कहलाएगा। तो ये क्वांटिटी की बात हो रही है, तो ये क्या क्या कहलाएगा आपका, मात्रात्मक कहलाएगा। एक पंजीकरण फर्म में साझेदार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, कह रहे हैं पार्टनर्स ऑफ आ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल आ सूट। तो एक केस कर सकते हैं अगेंस्ट द फर्म, फर्म के खिलाफ कर सकते हैं, अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स, दूसरों पार्टनर्स के कर सकते हैं, किसमें, एक पंजीकृत फर्म में, या अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, या ऑल ऑफ दीज, या थर्ड पार्टी से कर सकते हैं। तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप इन सभी के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। फर्म के विरुद्ध भी कर सकते हैं, अन्य साझेदारों के विरुद्ध भी कर सकते हैं, तृतीय पक्ष के द्वारा भी कर सकते हैं। और अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उस पर फर्म पर भी केस किया जा सकता है ग्राहक के द्वारा। नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। एडमिशन हो रहा है, देखिए फिर रिपीट है ये क्वेश्चन। एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, तो अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ये तो प्रॉफिट होगा। तो आप इसको कहाँ पर करते हैं, तो आप इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और फिर ये सभी पार्टनर में लास्ट में बढ़ जाता है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है कि व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर होती है। वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। किस लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता, इक्वल या कॉम्परेटिव इक्वल के। देखिए आप बताइए, आप इंडिया में हैं, आप इंडिया में हैं और दूसरा कोई रह रहा है चाइना में। अब वहां भी उतने की वो चीज बन रही है, यहाँ भी उतने की ही चीज बन रही है, तो आप फिर निर्यात कहाँ कर पाएंगे? ठीक है, दोनों जगह चीज सेम मिल रही है, तो इसका मतलब इक्वल अगर है, एक समान आपका आ रहा है प्राइस, तो उसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। वित्तीय लेखांकन में खाता या खतौनी की प्रक्रिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर जो आप करते हो, लेजर पोस्टिंग, ये क्या समराइजिंग कर रहे हो आप, क्लासीफाई कर रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे, इंटरप्रेटिंग कर रहे, तो ये आप क्लासीफाई कर रहे हो, क्लास में डिवाइड कर रहे हो, अलग अलग अकाउंट में बना रहे हो, वर्गीकरण कर रहे हो। रोजनामचे से खाते में स्थानांतरण को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आप ट्रांसफर करें एंट्री को कहा, लेजर में, तो इसको क्या कहा जाता है, पोस्टिंग। किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है? एडवर्टाइजिंग कैन बिकम द लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर द विच मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये होता है आपका कहाँ पर, तो ये जो विशेषता है, ये विशेषता है ओलोजी ओलिगा। इसमें क्या होता है, a few dominant firm control the market and are highly interdependent। इंटरडिपेंडेंट होती हैं और मार्केट को कुछ ही फर्म, ओलिगोपोली, कुछ a few को ही कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर आप एडवर्टाइजिंग करें तो ये क्या बन जाता है, जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग का क्या
ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, नो। गेटिंग नॉलेज ऑफ द नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, या ए और बी, तो ये दोनों हो जाएंगे। इसमें देखिए नॉलेज भी प्राप्त की जाती है ट्रांजैक्शन के बारे में, और नॉलेज नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन उनको भी पता चल जाता है कौन से नहीं है। तो ए आपका यहाँ सी करेक्ट होगा, जिसमें दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। मांग के नियम का अपवाद क्या है? घट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या गिफिन प्रोडक्ट्स, तो पैराडॉक्स। तो गिफिन पैराडॉक्स, जो गिफिन की वस्तुएं इनका विरोधाभास है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ गिफिन की वस्तुएं वो हैं जिनकी मतलब प्राइस बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ती है, और जबकि अगर सामान्य सी बात करें तो मांग का नियम ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो मांग कम होती है, अगर प्राइस कम होता है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन गिफिन में उल्टा है। जैसे आपका नमक है, नमक की अब अभी डिमांड बढ़, अभी प्राइस बढ़ जाए, एकदम रेट बढ़ जाए, तो क्या होगा? उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, तो उसको आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं, आंतरिक रोकथाम कहते हैं, आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, आंतरिक प्रबंध कहते हैं। तो इसको आंतरिक रोकथाम या इंटरनल चेक कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी के द्वारा अपने आप ही चेक हो जाता है। जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है। रिवोल्यूशन अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, रियलाइज करते हैं हम, वसूली खाता कहते हैं, वसूल करते हैं जब हम इसको बंद कर रहे हैं फर्म को। कितने जितने एसेट उनको बेचकर जितने भी लाइबिलिटी उनको पूरा कर दिया जाता है। टेली शीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वर्ग सीमा, या प्रति वर्ग की आवर्ती। आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे तो टेली मार्क्स लगाते हैं हम फ्रीक्वेंसी को गिनकर। व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होते। पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स मास ऑडियंस में, पर्सनल कांटेक्ट में, टू वे कम्युनिकेशन में, क्विक फीडबैक में। तो वो मास कम्युनिकेशन, अधिक संख्या श्रोता के अगर आप क्या कर रहे हैं, आप वार्तालाप करें अधिक श्रोता से, तो इसमें आपका व्यक्तिगत विक्रय नहीं हो पाता। लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑडिटिंग प्रोसेस में क्या इंक्लूड नहीं होता? रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई नहीं होता, समराइजिंग होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य संबंध होता है। मूल्य के मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य के स्तर में क्या संबंध होता है? अगर मुद्रा की वैल्यू मूल्य बढ़ेगा तो सामान्य चीजों का मूल्य क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है? इन्वर्स होता है, प्रतिकूल होता है। भाई अगर मुद्रा की हमारी वैल्यू बढ़ रही है तो उसमें चीजें ज्यादा आ जाएंगी, ठीक है। तो जो महंगा लग रहा था वो भी महंगा भी नहीं लगेगा फिर। निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? कौन करता है? राजकीय पॉलिसी, बैंकिंग कानून, रेपो रेट, या व्यवसायिक निराशावाद। तो जो राजकोषीय फिस्कल पॉलिसी है, तो ये गवर्नमेंट का एक एक्शन समझिए, क्या है ये? गवर्नमेंट का एक्शन है, इसका आंसर फिस्कल पॉलिसी ही होगा। क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट ऑफ पावर ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन है उसको कौन करता है? सीमित कर देता है। तो फिस्कस पॉलिसी से सीमित हो जाती है। क्या है ये? एक गवर्नमेंट की टेक्निक है। खातों के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है? संतुलित, बैलेंसिंग, ट्रायलिंग, टोटलिंग, एनालाइजिंग। तो बैलेंसिंग करना कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग करना। लेखांकन की वह अवधारणा, अवधारणा तो कॉन्सेप्ट तो आप सभी करके जाए। लेखांकन की अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाते तैयार किए जाते हैं। लागत वसूली मिलान, मिलान होता है मैचिंग। इसमें ये कहा जाता है जिस साल का मतलब जिस साल का P&L बना रहे हैं तो उसके एक्सपेंस और इनकम सभी मैच करना चाहिए। मिलान होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम होती है, बिल्कुल। मूल्य संग्रहण होती है, बिल्कुल। कीमतों का स्थिरीकरण
मापन की इकाई तो होती है, लेकिन कीमतों का स्थिरीकरण नहीं होता, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस नहीं होता। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड, तो पर्सनल सेलिंग मौखिक संप्रेषण होता है, आमने सामने की बातचीत होती है, ग्राहकों से बातचीत होती है, ये सभी आ जाती हैं इसमें। एक जनरल प्रविष्टि जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं। प्रबंध एक ऐसा अंग है जिसमें केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये ड्रूकर ने दी है। ठीक है, प्रबंध की परिभाषा ये ड्रूकर ने दी है। ये परिभाषा सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ती है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ इसके परिभाषा के। प्रतिस्पर्धा, और हाँ, 2021 में एक ही था। प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना एक अनुचित व्यापार कहलाता है। कह रहे रिस्ट्रिक्टिंग द कंपटीशन इज अनफेयर ट्रेड कहलाता है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड कहलाता है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है। तो ये कहलाता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है। एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को आपने क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो कहाँ क्रेडिट करोगे आप इसको? तो आप देखिए क्या करेंगे, इसको भुगतान किया आपने तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? कैश करेंगे। तो कहाँ करेंगे? रोकड़ अकाउंट में क्रेडिट करेंगे इसको। एंट्री तो ये बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सिस्टम दृष्टिकोण इनके द्वारा प्रचलित नहीं है। सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपेगेंड बाय, तो किसके द्वारा नहीं है? तो पीटर जो ड्रूकर थे इनके द्वारा नहीं है, बाकी इन्होंने इसको इसको प्रमोट किया है। पुस्तक पालन का मुख्य कार्य क्या है? उस बुक प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग, तो ये क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है, फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 236 किससे संबंधित है? तो ये 236 किससे संबंधित है? देखिए मैंने कहा ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, प्रोस्पेक्टस से इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो संबंध है ये है आपके प्रोस्पेक्टस से संबंधित है, इसको आप अच्छे से कर लें। एमओए की भी धारा देख लें, प्रोविडेंट की, अंतर्नियम की, इनकी सबकी देख लें। और इसकी कोई धारा है ही नहीं है, तो इनकॉर्पोरेशन है मतलब रजिस्ट्रेशन। अच्छा एक बात बताइए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या नाम है दूसरा? दूसरा नाम इसका होता है आउटडोर मैनेजमेंट, चार्टर ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, और डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखें। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता? तो जो आपका अर्थमेटिक मीन है इसको आप बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब तरंगें बढ़ जाती हैं। तो कितनी? ये आपकी 30 से 40 डेसिबल जब बढ़ जाती हैं। इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? तो वो इंडिजियस बैंकिंग, जो कि पुराने समय में, प्राचीन काल में ये उधार देते थे गांव देहातों में भी। एक देनदार को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए, तो आप कहाँ इसको क्रेडिट करेंगे? देनदार को दी गई, तो देनदार को जब छूट देते हैं तो जनरलिटी क्या बनाएंगे आप इसको? किसको बनाएंगे आप? तो इसको आप किस में एंट्री बनाएंगे? देनदार से आपको, तो ये आ रहा है आपका आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू टू क्या होगा? टू डेटर्स हो जाएगा, डेटर्स से मिलिए जिस डेटर्स को दे रहे हैं। तो कहाँ पर इसको करेंगे? तो आप इसको कंज्यूमर अकाउंट में ही क्या करते हैं? डेटर्स मतलब क्रेडिट करते हैं, ग्राहक खाते हैं। किराया किराया पद्धति में संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है। तो जब आप डेबिट कर रहे हो तो कौन? जो इसको खरीदेगा किराया किराया पद्धति में। तो हायर परचेज प्राइस से, कैश प्राइस से, या पोस्ट प्राइस से, या सेलर प्राइस से। तो ये किया जाता है आपका कैश प्राइस से। तो कैश प्राइस कितना है, उसका कितने का आप चीज खरीद रहे हैं उससे। वैसे भी सिंपल है कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो कितने की है वो उसको दे लिखते हैं। एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। सीधी रेखा के यहाँ मांग की लोच पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर मांग की लोच कैसी होती है? यहाँ पर ये इक्वल टू 1 इकाई के बराबर होती है। अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है अंशों के द इफेक्ट ऑफ द सरेंडर ऑफ शेयर। अगर आप सरेंडर कर रहे हैं शेयर को तो इसका मतलब वही है कि आप फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब शेयर आपके आपके पास आ रहे हैं, कंपनी के शेयर कंपनी के पास आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन अप्रोच बाय मनी इन द नॉर्मल सेंस इंक्लूड, तो साधारण तौर पर धन की परंपरागत दृष्टिकोण अनुसार इसमें क्या शामिल है? करेंसी, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, या करेंसी ऑफ बैंक डिपॉजिट। तो इसमें आता है करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट।
परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार है ये, साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ये क्या है, मुद्रा और मांग जमा राशि दोनों। एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति के रूप में नकदी लाता है, यह राशि पुराने साझेदारों में बांट दी जाती है उनके सैक्रिफाइंग रेशो में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस, त्याग अनुपात में बांट दी जाती है। कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों के उल्लेख को किया जाता है। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड। तो ये आपके मैनेजमेंट गाइडलाइन, ये ऑफिस मैनुअल में होते हैं, कार्यालय नियमावली में होते हैं। कार्य निष्पादन हेतु सामान्य नियम और विनियम, तो क्या नियम होंगे वो ऑफिस मैनुअल में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है। फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वांटिटी इनपुट्स, स्टेट ऑफ इनपुट्स। तो क्वांटिटी इनपुट, आगतों की मात्रा, ये उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है। किसी ग्राहक द्वारा माल वापस किया गया है तो डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट क्या करेंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या हम डेबिट करेंगे। किसी किस्त भुगतान की पद्धति की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्त ब्याज जमा किया जाता है। तो ब्याज किसको, विक्रेता को। तो इस कहाँ पर किया जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। ब्याज उचंत खाता बनाया जाता है, तो वहां पर इसको हम क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट को रखते रहते हैं। चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है तो वो निर्यात, आयात या आंतरिक व्यापार में। तो ये किया जाता है आपका एक्सपोर्ट मतलब निर्यात में चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी में क्या होता है कि पूरे शिप को ही आप बुक कर लेते हैं निर्यात के लिए। बैंक के मृत स्टॉक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बैंक में मृत स्टॉक, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद द रेफरेंस ऑफ डेड स्टॉक ऑफ बैंक। दे यील्ड नो प्रॉफिट बैंक, इनमें से बैंकों को लाभ प्राप्त नहीं होता है। इनमें फर्नीचर तथा भवन शामिल हैं। इनमें प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है। ये गैर निष्पादन संपत्तियां हैं। तो सही आंसर होगा, ये गैर निष्पादन संपत्तियां होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं ये। कौन सी, डेड, जिनको मृत स्टॉक कहा जाता है, ये क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती हैं, इनमें कोई परफॉर्मेंस में काम ये नहीं करती हैं। भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है, तो बताइए भारत के जो व्यापार है उनकी समस्या कौन सी है। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट इन रुपीज, इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, या अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड। क्या है कि व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, अनफेवरेबल टर्म्स होती हैं ट्रेड की। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के संकट की उत्पत्ति हुई थी, घरेलू क्षेत्र से हुई थी या बाह्य से क्षेत्र से हुई है, तो दोनों से हुई थी। तो ये हुई थी एक्सटर्नल क्षेत्र से। निम्नलिखित में कौन सा हार्थोन परीक्षण का अंग नहीं था। तो रोशनी, देखो रोशनी की बात हुई थी अभी, रोशनी नहीं था। जन साक्षात्कार नहीं था। बैंक वायरिंग अवलोकन कक्ष नहीं था, या जनसभा कक्ष नहीं था। तो वहां पर मास असेंबली रूम नहीं था कोई भी। ठीक है, ये हार्थन प्रयोग वही थे कि किसका असर उनकी कार्य क्षमता पर पड़ता है, रोशनी, जन साक्षात्कार। हाँ सर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अपकिरण का सापेक्ष माप है। अरे फॉलोइंग रिलेटिव मेजर पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, रिलेटिव मेजर, मीन ऑफ डाइवेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, वेरी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या वेरिएशन। तो पूछ रहे रिलेटिव मेजर जो है वो कोफिशिएंट के नाम से आता है, ये आपको याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। त्वरण वक्र की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं, ओजिव कर्व क्या बताता है, अर्थमेटिक मीन, मॉड, मीडियन, या ये सभी। तो ये मीडियन बताता है। कैश विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। तो याद रखिए, जब आपका ओनर ड्राइंग करता है तो हम जनरल एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू होता है आपका परचेज अकाउंट, यही तो एंट्री करते हैं हम। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है डेबिट किया जाता है तो ड्राइंग अकाउंट को ही करेंगे, आहरण अकाउंट को ही कहेंगे। और साथ में कह रहे हैं कि आप उसको, ड्राइंग तो ठीक है, लेकिन कह रहे कैपिटल अकाउंट को क्या डेबिट कर सकते हो, बिल्कुल, अगर आप कैपिटल से डेबिट कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो जाता कैपिटल से डेबिट कर रहे हैं आप,
लेकिन वो तो कैपिटल निकालना होता है, उसको तो बोलेगा कि उसने कैपिटल में से निकाले, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहा। ये यूँ नहीं कह रहा कि वो कैपिटल से निकाल रहा है। तो इसका मतलब आंसर इसका सी ही हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कैपिटल कम करेगा तो फिर सीधा होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो सकता है, कैपिटल को डेबिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बोल नहीं रहा है ऐसा। तो हम इसको क्या मानेंगे, ये आहरण खाते से ही, ड्राइंग अकाउंट से ये ड्राइंग कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर आपका हमारा पूरा आज का पेपर हो जाता है। और यहाँ पर हमने इसको पूरा 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटे में ही करने की इसको कोशिश की है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम भी ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी क्या कर दिए क्वेश्चन, आप इसको कम स्पीड करके भी देख सकते हैं। वैसे तो क्या होता है, बहुत कम चैनल होते हैं जो आपको आपके टाइम का ध्यान रखते हैं और इस तरह से आपको जल्दी जल्दी इतना काम करा देते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र है, आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें काफ़ी लोगों का बेनिफिट होगा। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तैयारी को अपना कंटिन्यूअसली करते रहिए। आपको एक दिन भी आलस नहीं करना है। अब डेली आपको, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। और हम आपके साथ हैं, पूरी हक, आपका टीम आपके साथ है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमने लास्ट क्लास में जिसमें 2021 का बताया, उसमें हमने व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।